हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, नागरिकता को समझा, राष्ट्रीयता को समझा, संविधान नागरिकता के बारे में क्या कहता है, संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान है ना। तो अब क्या है, अब सवाल है कि नागरिकता तब तो पता चली जब संविधान लागू हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के कौन कौन लोग नागरिक होंगे ये तो पता चला। पर ये पता नहीं चला कि बाद में यदि किसी को नागरिकता लेनी होगी तब तब क्या करना होगा। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 11 क्या कहता था। अनुच्छेद 11 कहता था ना कि नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? नागरिकता संघ सूची का विषय है और इस वजह से संसद उस पर कानून बना सकती है। तो संसद ने क्या किया, संसद ने उस पर एक कानून बनाया। और कौन सा कानून बनाया? संसद ने कानून बनाया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। और इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि अब संविधान लागू होने के बाद अब यदि किसी को नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके कुछ आधार होंगे। और उन्होंने बताया कि उसके 5 आधार होते हैं। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने आधार बताए? 5 आधार बताए। और 5 आधारों में कौन सा था? पहला था जन्म द्वारा। जन्म द्वारा यानी कि मान लीजिए कि आपका जन्म भारत में हुआ, तो मान के लीजिए आपका तो हुआ ही है ना। तो आपका जन्म यदि भारत में हुआ तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले किसी अन्य माता पिता, मतलब जो माता पिता भारत के नागरिक नहीं भी हैं, उनके भी बच्चों को नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया और बोला गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, है ना। पहले बोला कि माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो, फिर बोला माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला वंशानुगत आधार पर। वंशानुगत यानी कि डिसेंट। अब डिसेंट का क्या मतलब है? डिसेंट का मतलब जो हम हैं, हम किस प्रकार से भारतीय नागरिक है? वंशानुगत आधार पर। तो एक तो वंशानुगत का ये मतलब हुआ, है ना। और दूसरा क्या हुआ कि भाई वो माता या पिता में से कोई एक या फिर उनके पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हैं और वो अब भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो वंशानुगत आधार पर बन जाएगा। तीसरा क्या है? एक तो जन्म द्वारा हो गया, वंशानुगत हो गया। तीसरा क्या है? पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण यानी कि कुछ शर्तें होती हैं कि मान लीजिए आप भारत में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और अब आपको लगता है कि भारत एक बहुत अच्छा राष्ट्र है और यहाँ पर आपको रह करके आपको नागरिकता ले लेनी चाहिए और यहीं पर अपना काम वगैरह करना चाहिए। तो पंजीकरण आप करवा सकते हैं, कुछ शर्तें होती हैं पंजीकरण करवाने की, उनको पूरा करिए और आप आराम से धूमधाम से सिटीजन बन जाइए भारत के। चौथा क्या होता है? चौथा होता है देशीयकरण। देशीयकरण का क्या मतलब बेटा? देशीयकरण का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए आप आप जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप मूलतः राजस्थान से हैं। मूलतः राजस्थान का क्या मतलब है कि आपके जो पूर्वज थे वो राजस्थान में रहते थे, है ना। लेकिन मान लीजिए उस समय सूखा, अकाल इत्यादि बहुत पड़ता था, तो सूखा, अकाल, बीमारियां, अन्य कई समस्याओं के कारण आपके पूर्वज उधर से निकल करके कहीं और चले गए। मान लीजिए राजस्थान से निकले और दिल्ली चले गए। तो अब क्या होगा बेटा कि आप ये नहीं कहोगे, क्योंकि आपके पूर्वज यानी कि आपके परदादा, उनके दादा, है ना, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आप राजस्थान से हैं। आप क्या कहेंगे? आप दिल्ली आ गए हैं तो आप कहेंगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। तो देशीकरण में क्या होता है बेटा, जब बहुत लंबा टाइम
कोई व्यक्ति किसी देश में रह लिया तो अब क्या होता है, वो उस देश की संस्कृति में घुल मिल जाता है ना। तो इसके लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम ने कुछ वर्ष निर्धारित किए कि मान लीजिए 11 वर्ष इनको यहाँ पर रहना पड़ेगा, तब जाकर के देशीयकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो 11 वर्ष रहिए आप, आपको संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा आनी चाहिए, आप और भी शर्तें पूरी करते हो, है ना, तो आपको देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। 5वां क्या है, क्षेत्र अधिग्रहण। मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पेस की कमी है। क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा। अब क्षेत्र अधिग्रहण का क्या मतलब, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मान लीजिए हमने कोई क्षेत्र अपने भारत में मिलाया, भारत में हमने कोई क्षेत्र शामिल किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हमने क्षेत्र अधिग्रहण किया। कौन सा क्षेत्र हमने मिलाया, जो भारत का पहले से हिस्सा नहीं था अब बन गया है, तो हम कहेंगे कि क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा वह क्षेत्र हमारे भारत में आ गया है। तो अब उसके जितने भी लोग होंगे, भारत सरकार यह निर्णय करेगी कि वो लोग, भारत सरकार यह निर्धारित करेगी कि वो लोग भारत के नागरिक होंगे अथवा नहीं होंगे। आई बात समझ में। अब नागरिकता अधिनियम ने ये तो बता दिया कि किस आधार पर नागरिकता मिलेगी, इसने ये भी बताया कि नागरिकता समाप्त कैसे होगी। इसने क्या बोला कि एक तो आपने परित्याग कर दिया, ठीक है, एक क्या किया, परित्याग कर दिया कि आपने भारत की नागरिकता छोड़ ही दी, है ना, कहीं और की चाहिए, ली नहीं ली मतलब नहीं है भारत सरकार को, भारत सरकार ने कहा कि आपने बस छोड़ दी, ठीक है। तो पहला तो हो गया परित्याग। दूसरा क्या हो गया कि आपने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, मतलब आप भारत के भी नागरिक हो और भारत के नागरिक नहीं भी हो, क्योंकि आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली। भारत के नागरिक हो, अब बुआ जी आपकी रहती है कनाडा में, तो फिर कनाडा की आपने ले ली नागरिकता, और इंडिया की छोड़ी भी नहीं, तो इंडिया की अपने आप छूट जाएगी कि आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते, है ना। तो हमारे यहाँ क्या है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया। क्या है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तीसरा क्या बताया गया कि आपने एक तो परित्याग कर दिया है पहला, दूसरा आपने परित्याग नहीं भी किया है लेकिन आपने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। और तीसरा ये है कि आपने या तो संविधान के निर्देशों का पालन नहीं किया, संविधान का उल्लंघन किया, आपने कोई ऐसा काम किया कि आप शत्रु देश से जाकर के मिल गए, या फिर शत्रु देश को आपने देश की कोई गोपनीय जानकारी पहुंचा दी, तो फिर आपको क्या है, आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। तो इसको बोलते हैं वंचन द्वारा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वंचन द्वारा। यहाँ तक बात आई समझ में। अब उसके बाद क्या होता है बेटा कि हमारे पास दो हैं, एक है ओसीआई एंड एक है एनआरआई। ओसीआई कौन होते हैं बेटा, ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या मतलब ओसीआई का, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और एनआरआईज का क्या मतलब है, एनआरआईज का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मतलब कि ये भारत के नागरिक ही हैं लेकिन ये क्या है, ये भारत में रह नहीं रहे अभी, इन्होंने कहीं और की नागरिकता नहीं ली, बस ये रहते भारत में नहीं है ना। जैसे कि कनाडा बहुत सारे लोग जाते हैं, तो यूएसए बहुत सारे लोग जाते हैं इंडिया से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, वो वहाँ पढ़ाई करने गए हैं, वो वहाँ नौकरी करने गए हैं, तो कुछ वर्षों का उन्होंने क्या लिया हुआ है, कुछ वर्षों के लिए उन्होंने वहाँ का वीजा लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, ये इंडिया के सिटीजन नहीं होते, इस नाम से कंफ्यूज मत होना कि ये इंडिया के सिटीजन होते होंगे, नहीं, इंडिया के सिटीजन नहीं होते। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, ये वो लोग, जैसे मैंने बताया सुनीता विलियम्स, ये वो लोग होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा कि एनआरआईज तो भारत के नागरिक हैं, तो एनआरआईज को तो वो सारे अधिकार मिलते हैं जो एक नागरिक को मिलते हैं, जैसे वोट देना, चुनाव में खड़े होना, सरकारी नौकरी लेना, भारत में कोई भी जमीन खरीद लेना, है ना। तो किसी भी प्रकार के ऐसे अधिकार जो भारत के नागरिक को मिलते हैं वो एनआरआईज को मिलेंगे, क्योंकि ये तो नागरिक है भारत के। लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
कि भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन हम इसलिए इन्हें OCI का दर्जा देते हैं, इसलिए हम इन्हें भारत आने देते हैं, हम इनको आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं ताकि इनका रिश्ता ना टूटे भारत से। जब कोई लड़की शादी करके जाती है अपने ससुराल, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने मायके नहीं आ सकती, है ना? क्यों? रिश्ता थोड़ी टूट जाता है शादी होने के बाद, है ना? तो आजीवन वीजा मतलब कि भारत से इनका रिश्ता ना टूटे, तो ये OCI हो गए, ठीक है। NRIs के पास तो दूसरे देश का वीजा होता है, हम इंडिया का ही पासपोर्ट होता है, इनके पास पासपोर्ट इंडिया का नहीं होता। ये क्या कर सकते हैं? ये वोट नहीं दे सकते, ये चुनाव नहीं लड़ सकते, इंडिया में कितनी भी बार आ सकते हैं, कितने भी दिनों के लिए रह सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, ठीक है। कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, वैसे खरीद लो पर कृषि भूमि नहीं, किसी भी हालत में नहीं, ठीक है। NRI सब कुछ खरीद सकते हैं और OCI नहीं खरीद सकते। पहले एक कैटेगरी इनमें होती थी PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन OCI सेम ही है, पहले अलग अलग कैटेगरीज होती थी, बट अब PIO को OCIs में मिला दिया गया है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम एक देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की इस पे बवाल क्यों मचा? इस पे बवाल इसलिए मचा क्योंकि भारत ने कहा कि 31 दिसंबर 2014 से पहले ऐसे लोग जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं और हिंदू हैं, मुसलमान नहीं, जो अल्पसंख्यक हैं वहां पर, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं को छोड़कर बाकी धर्म अल्पसंख्यक है, लेकिन पाकिस्तान इन देशों में मुसलमान को छोड़कर बाकी धर्म अल्पसंख्यक है। तो भारत ने कहा कि मुसलमान को छोड़कर जितने भी धर्म है, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, ठीक है, हिंदू हो, मुसलमान नहीं, लेकिन उन लोगों को यहाँ शरण दी जाएगी जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे, भारत 5 साल रुके। तो जो देशीयकरण से नागरिकता मिलने का प्रावधान है वो 11 साल का है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के लिए प्रावधान 5 साल कर दिया गया। तो सवाल ये उठा कि यहाँ के ज्यादातर लोग, बांग्लादेश के लोग कहाँ रह रहे हैं जाकर? असम में। पाकिस्तान के लोग कहाँ रह रहे हैं? पंजाब में, राजस्थान में। अफगानिस्तान इस तरफ, कश्मीर वगैरह, है ना? तो सवाल ये उठा कि अगर आप इन लोगों को नागरिकता दे दोगे तो हमारा क्या होगा? हमारी नौकरियां छिनेंगी, हमारे संसाधन छिनेंगे, हमारी कृषि भूमि है, लैंड होल्डिंग्स कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आप बोलते हैं ना डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाएंगे। इस वजह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के कारण बवाल उत्पन्न हुआ। बात आई समझ में? तो हम लोगों ने नागरिकता चैप्टर को लगभग पूरा समझ लिया है अच्छे से, जितनी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यकता थी, ठीक है। अब इसके बाद जल्दी ही मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। स्टे ट्यून। थैंक यू।